हाँ, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने स्टार्ट की थी प्लांट एनाटोमी, और प्लांट एनाटोमी में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम पढ़े, विभज्योतक पढ़े। विभज्योतक क्या होते हैं, विभज्योतक के प्रकार क्या हैं, विभज्योतक जो उनके कार्य क्या हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब उसको हम पहले थोड़ा सा फास्टली रैपिडली रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम हमारे अगले लेक्चर पर आएंगे। ठीक है बात? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने देखा था वहां पर विभज्योतक ऐसे ऊतक थे जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, या विभज्योतक ऐसी कोशिकाओं के समूह थे जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और ये जो मेरिस्टेम होते हैं ये स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के थे। पहला प्रकार था जिसको हमने बोला था एपिकल मेरिस्टेम, या शीर्षस्थ विभज्योतक। और ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक था ये मूल शीर्ष और प्ररोह शीर्ष, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स पर प्रेजेंट था। रूट अपेक्स पर जो प्रेजेंट था उसको बोला गया था रूट एपिकल मेरिस्टेम, मूल शीर्ष विभज्योतक। और ये जो मूल शीर्ष विभज्योतक होता है, ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम पोजीशन में उप अग्रस्त था, सब टर्मिनल था, क्योंकि सबसे आगे यहां पर रूट केप आ जाता है। तो रूट केप की वजह से रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल था या अग्रस्त था। रूट एपिकल मेरिस्टेम की सुरक्षा का कार्य रूट केप करता है, मूल गोप करता है, जबकि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसकी सुरक्षा का कार्य लीफ, प्रिमोर्डिया या पर्ण अध्यक करते हैं। और ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये मूल और स्तंभ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये दोनों के दोनों, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, अर्थात एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक है और ये प्राथमिक वृद्धि में शामिल होते हैं। मतलब जो रूट और शूट है उसकी लंबाई में वृद्धि एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है। फिर हमने दूसरा मेरिस्टेम लिया था जिसको हमने नाम दिया था अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो अंतर्वेशी विभज्योतक था ये भी उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक था। इन दोनों को हमने प्राथमिक इसलिए बोला था क्योंकि ये दोनों के दोनों जो होते हैं, अर्थात एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पादप निर्माण की प्रारंभिक अवस्थाओं से पादप में पाए जाते हैं। मतलब जब पादप का निर्माण हो रहा होता है, जब पादप बनना स्टार्ट करता है उस समय से ये मेरिस्टेम पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक विभज्योतक कहा। अब ये जो अंतर्वेशी विभज्योतक होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये पर्णाधार पर भी उपस्थित था और ये भी पादप अंगों के लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी था। ये जो होता है ये भी पादप अंगों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है भाई। जैसे अगर हम देखें तो जो घास कुल के पादप होते हैं या जो बांस है या गन्ना है, इनमें जो पर्व होते हैं, जो इंटरनोड होते हैं, इन इंटरनोड की लंबाई अलग अलग होती है। और ये इंटरनोड की जो अलग अलग लंबाई होती है वो अंतर्वेशी विभज्योतक की, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की विभेदकीय सक्रियता के कारण होती है। तो ये भी पादप लंबाई में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये पर्ण की लंबाई में वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ये पर्ण की लंबाई में वृद्धि में भी भाग लेते हैं। इसके बाद तीसरा मेरिस्टेम आया था, और जो तीसरा मेरिस्टेम आया था
इसको हमने नाम दिया था पार्श्वीय विभज्योतक या लैटरल मेरिस्टेम। और ये जो पार्श्वीय विभज्योतक होता है, ये जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, ये उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के बताए थे मैंने आपको, कि ये प्राथमिक भी हो सकते हैं और ये द्वितीयक भी हो सकते हैं। और प्राथमिक जो थे उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था सीमांत विभज्योतक, 2 एग्जाम्पल मैंने बताए थे बेटा। दूसरा कौन सा था? दूसरा था अंतःपूलीयधा। मार्जिनल मेरिस्टेम। और ये मार्जिनल मेरिस्टेम जो होता है ये पत्तियों के किनारों पर था और पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि के लिए था। तो पत्तियों की जो लंबाई में वृद्धि है, वो लंबाई में वृद्धि तो अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण, और जो चौड़ाई में वृद्धि है वो सीमांत विभज्योतक के कारण होती है। ठीक है भाई। जो द्वितीयक विभज्योतक होते हैं, ये द्वितीयक विभज्योतक पादप की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्वितीयक वृद्धि अर्थात पौधे की मोटाई, व्यास या त्रिज्या भाग में, परिधीय भाग में होने वाली वृद्धि। जिस वृद्धि से पादप की मोटाई बढ़ती है उस वृद्धि को हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो ये जो होते हैं द्वितीयक विभज्योतक जो होते हैं वो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि जो अंतःपूलीयधा होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, लेकिन ये एक ऐसा प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है जो द्वितीयक वृद्धि करता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है। ठीक है भाई। इसके बाद हमने अलग अलग सिद्धांत लिए थे। तो जो पहला सिद्धांत हमने लिया था वो था हिस्टोजन सिद्धांत। और ये हिस्टोजन सिद्धांत जो है, ये हिस्टोजन सिद्धांत रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए सर्वमान्य या सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत हमने लिया जो था ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। और ये जो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत होता है ये प्ररोह शीर्ष विभज्योतक के लिए था, शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए था। ठीक है भाई। रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए या मूल शीर्ष विभज्योतक के लिए जो सर्वमान्य सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो सिद्धांत है हिस्टोजन सिद्धांत। और स्तंभ शीर्ष के लिए जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। इसके बाद तीसरा सिद्धांत हमने लिया था साइटो हिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। कोशिका औतिकीय क्षेत्र सिद्धांत। और ये जो कोशिका औतिकीय क्षेत्र सिद्धांत था ये शूट अपेक्स के लिए था। और यहां पर हमने देखा था कि जो कायिक वृद्धि शीर्ष होता है वो कायिक वृद्धि शीर्ष, उस कायिक वृद्धि शीर्ष के 2 भाग होते हैं, एक समिट और एक फ्लैंक। और वहां पर मैंने आपको बताया था समिट एस फॉर स्लो, एस फॉर समिट, याद रखने के लिए बता रहा हूं भाई। तो समिट क्षेत्र जो होता है उसमें स्लो विभाजन होते हैं, और फ्लैंक एफ फॉर फ्लैंक, एफ फॉर फास्ट, तो जो फ्लैंक होता है उसमें रैपिड डिवीजन या फास्ट विभाजन होते हैं। ठीक है, ये कायिक वृद्धि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये कायिक वृद्धि शीर्ष जन्निक वृद्धि शीर्ष में बदलता है, जब पुष्पन आने वाले होते हैं, जब पुष्पन होने वाला होता है, उस समय कायिक वृद्धि शीर्ष जननिक वृद्धि शीर्ष में रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में बदलता है। और उस समय समिट में विभाजन की दर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फ्लैंक में विभाजन की दर कम होने लगती है। ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर एनसीईआरटी की कुछ लाइनें मैंने आपको बताई थी और उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं दोबारा ले रहा हूं। उसमें था स्तंभ अक्ष दीर्घीकरण
और पर्ण आरंभक निर्माण के दौरान, पर्ण आद्यक निर्माण के दौरान शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ कोशिकाएं पीछे छूट जाती हैं और ये पीछे छूटी हुई कोशिकाएं कक्षस्थ कलिका का निर्माण करती है। याद रखना, जो कक्षस्थ कलिका होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम की पीछे छूटी हुई कोशिकाएं होती है और यही कक्षस्थ कलिका बाद में शाखा तथा पुष्प का निर्माण करती है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था कि प्राथमिक पादपकाय निर्माण के दौरान शूट एपिकल मेरिस्टेम के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कौन कौन से क्षेत्र थे? प्रोटोडर्म, प्राकचर्म, प्राकत्वचा, ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभ्योतक और प्रोकेम्बियम, प्राकेधा, त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक और संवहन ऊतक का निर्माण करती है। तो ये सारा का सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हमने एक बहुत रैपिड रिवीजन दिया है। ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। और अगर हम स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जो स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू होते हैं ये ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। याद रखो, पौधे में जो विभ्योतक होता है, जो मेरिस्टेम होता है, उसी की कोशिकाएं आगे विभाजित होती है। परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। तो स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसे ऊतक होते हैं जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होते हैं। सामान्यतया कोशिका विभाजन नहीं होता। दूसरा, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होते हैं। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है? तो अगर हम मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू की बात करें तो शुरू में ये विभ्योतक कोशिका, और इस कोशिका में विभाजन होते हैं। ये जो कोशिका होती है ये कोशिका विभाजन दर्शाती है। और जब सेल डिवीजन होता है तो इसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। ये दो अलग अलग कोशिकाएं बनी। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विशिष्टीकरण होगा। संरचनात्मक व क्रियात्मक विशिष्टीकरण, स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल विशिष्टीकरण होगा और इसी घटना को हम बोलते हैं विभेदन। तो अब ये जो कोशिका है, इस कोशिका में ये जो कोशिका आगे जाकर जो काम करने वाली है उसके अकॉर्डिंगली इस कोशिका में संरचनात्मक चेंजेज आने लगते हैं, मॉडिफिकेशन आने लगते हैं। जैसे अगर इनको आगे प्रकाश संश्लेषण करना है तो इनमें हरितलवक या कोशिका, जो हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, वो बनने लगते हैं। ठीक है भाई। तो इनमें संरचनात्मक और क्रियात्मक विशिष्टीकरण होगा और इसी संरचनात्मक और क्रियात्मक विशिष्टीकरण को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदन। और इसके फलस्वरूप बनती है कोशिका जिसको हम बोलते हैं परिपक्व कोशिका। और ये परिपक्व कोशिका जो होती है संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से विशिष्ट होती है। मतलब ये जो कोशिका होती है इसका किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विशिष्ट कार्य होता है और यही परिपक्व कोशिका आगे स्थायी ऊतक का निर्माण करती है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती है। याद रखना, विभ्योतक जो होता है वो अपरिपक्व कोशिकाओं का बना होता है और जो स्थायी ऊतक होता है ये परिपक्व कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। यहां पर पेज नंबर 85 एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि विभ्योतक में विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती है तथा परिपक्व कोशिका बनाती है और यही परिपक्व कोशिका स्थायी ऊतक निर्माण करती है। ठीक है भाई, ये पेज नंबर 85 पर दिया हुआ है अपने एनसीईआरटी में। अब अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं ये केवल और केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात सरल स्थायी ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान होता है। एक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं, इसलिए इनको समांगी ऊतक भी कहा जाता है। जैसे मृदुत्तक है, स्थूल कोणोत्तक है या दृढ़ोत्तक है। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो जटिल स्थायी ऊतक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब इनमें जो कोशिकाएं होती है वो उत्पत्ति में समान होती है, लेकिन संरचना एवं कार्यों में विभिन्न हो सकती है। दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और फ्लोएम भी 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं, इसलिए इनको बोला हेटेरोजीनस टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो विषमांगी ऊतक होते हैं या हेटेरोजीनस टिश्यू होते हैं। पहले हम बात करेंगे सरल स्थायी ऊतक की। और सरल स्थायी ऊतक जो होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये ऊतक जो होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और इनका समान कार्य होता है, इसलिए ये समांगी होते हैं या इन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। 3 प्रकार के। सबसे पहले आया मृदुत्तक, पैरेनकाइमा। और ये जो पैरेनकाइमा है ये शब्द दिया था ग्रीव ने। ठीक है भाई। अगर हम पैरेनकाइमा की बात करें तो पैरेनकाइमा जो है सबसे पहले विकसित ऊतक है। पादप जगत में सबसे पहला स्थायी ऊतक जो विकसित हुआ था वो पैरेनकाइमा था। तो सबसे पहले फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू है, सबसे पहले उद्विकासित टिश्यू है। ये सबसे प्राचीन ऊतक भी है। ये जो होता है ये सबसे आदिम प्रकार का या सबसे प्राचीन ऊतक भी है। और सबसे प्राचीन इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे प्राचीन ऊतक स्तर पादपों में पाया जाता है। ये जो होता है सबसे प्राचीन ऊतक स्तर पादप में सबसे पुराने टिश्यू लेवल प्लांट में उपस्थित होता है। और पादप जगत में हम देखें तो सबसे पहले हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं ब्रायोफाइटा में। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ब्रायोफाइटा में भी पैरेनकाइमा पाया जाता है, इसलिए यह सबसे प्राचीन ऊतक माना गया है। याद रखना, सबसे प्राचीन ऊतक स्तर पादपों में उपस्थित होने के कारण इसे सबसे प्राचीन प्रकार का ऊतक कहा गया है। इसके साथ साथ ये फंडामेंटल टिश्यू है। और फंडामेंटल टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि बाकी सारे ऊतक जो होते हैं, जितने भी बाकी दूसरे परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो इसी से विकसित होते हैं, इसी से डेवलप्ड होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये पादपों में, ऊतक स्तर पादपों में पादप अंगों का मुख्य भाग बनाता है। पादप अंग कोई सा भी हो, पादप अंग कोई सा भी हो, सभी पादप अंगों में मृदुत्तक उपस्थित होता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पादप अंगों का मुख्य भाग जो होता है वो मृदुत्तक से ही बनता है। तो फंडामेंटल टिश्यू हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये अन्य ऊतकों का प्रवर्ती है, जो मैंने आपको बताया कि बाकी जो ऊतक होते हैं वो इसी से डेवलप हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये एक सार्वत्रिक ऊतक है, यूनिवर्सल टिश्यू है। और इसको यूनिवर्सल टिश्यू इसलिए कहा जाता है कि ये सभी ऊतक स्तर पादपों में पाया जाता है। जितने भी टिश्यू लेवल प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे टिश्यू लेवल प्लांट्स में पैरेनकाइमा पाया जाता है, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो। इसलिए यूनिवर्सल टिश्यू। इसके साथ साथ याद रखना, ये पादप में भी अलग अलग सभी अंगों में पाया जाता है, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे मूल हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे पत्तियां हो, कोई सा भी भाग हो उसमें ये पाया जाता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें जो है कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है। और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो पैक्टिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है, अर्थात पैक्टोसेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाती है।
लेकिन मुख्यतः ये सेल्यूलोज की बनी होती है। पतली कोशिका भित्ति है, पतली लचीली कोशिका भित्ति, और ये पैक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये एक ऐसा ऊतक है जिसमें कोशिकाएं या तो परस्पर सटी हुई होती है, अर्थात बिल्कुल पास पास कोशिकाएं होती है, उनके मध्य अंतर कोशीय अवकाश नहीं होता, या फिर यह भी पॉसिबल है कि इसमें छोटे छोटे अंतर कोशीय अवकाश उपस्थित हो। जैसे ये डायग्राम आप देखिए, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, मैं लाल रंग से जो बना रहा हूं भाई, ये छोटे छोटे अंतर कोशीय अवकाश। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कोशिकाएं या तो बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई है, अर्थात अंतर कोशीय अवकाश नहीं है, और यह भी हो सकता है कि इसमें अंतर कोशीय अवकाश उपस्थित हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये सभी पादप अंगों के अंदर का मुख्य घटक जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल टिश्यू में। यहां अगर हम देखें तो ये जो होता है वल्कुट में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पित्त या मज्जा में, मज्जा किरणों में, ये जो भाग होते हैं पादप के, इन सारे पादप भागों का मुख्य भाग जो होता है, या मुख्यतः ये सारे भाग मृदुत्तक से बने होते हैं। इसके साथ साथ जो पत्तियों में पर्ण मध्योतक होता है, मीजोफिल होता है, पत्तियों में जो ऊपरी अधिचर्म से निचले अधिचर्म के बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं पर्ण मध्योतक, और वो पर्ण मध्योतक जो होता है वो भी मृदुत्तक का बना होता है। इसी प्रकार से जो फ्रूट पल्प होता है, फलों का खाने वाला भाग होता है, फलों का गूदा होता है, ये भी मृदुत्तकीय होता है। याद रखना भाई, आप आगे जब अपन स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे वहां पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम फलों के, कि वहां फल के गुदा में दृढ़ोत्तक या स्क्लेरिड्स पाई जाती है, लेकिन वहां भी अगर आप देखो तो जो मुख्य भाग है फल का वो तो पैरेन्काइमा से ही बना हुआ है। तो फल का मुख्य भाग या फल का गुदा जो होता है वो मृदुत्तकीय होता है। इसके साथ साथ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स का पूरा शरीर मृदुत्तकीय होता है। अब अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो कोशिकाएं जो होती है प्राय समव्यासीय या आइसोडायमेट्रिक होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल भी समव्यासीय या आइसोडायमेट्रिक होती है, पैरेन्काइमा भी समव्यासीय या आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक या समव्यासीय का मतलब है लगभग समान आकार, लगभग समान आकृति। तो ये जो कोशिकाएं होती है इनकी आकार और आकृति लगभग समान होती है। इसके साथ साथ ये गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, लंबी हो सकती है, बहुभुजाकार हो सकती है, अर्थात ज्यादातर आकृति की ये हो सकती है, लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें तो ये स्फेरिकल या ओवल शेप होती है। अब अगर हम इनके कार्य देखें तो जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा का पहला कार्य है संग्रहण होता है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पैरेन्काइमा का, अगर कोई एक फंक्शन की बात करें तो ये संग्रहण का कार्य करता है। ये भोजन का संग्रहण करेगा, ये स्त्रावी पदार्थों का संग्रहण करेगा, ये उत्सर्गी पदार्थों का संग्रहण करेगा, ये जल का संग्रहण भी करता है कभी कभी। तो ये जो ऊतक होता है ये अलग अलग पदार्थों के संग्रहण में भाग लेता है। दूसरा कार्य होता है इसका प्रकाश संश्लेषण। लीफ मीजोफिल जैसे पर्ण में अगर हम देखें तो पर्ण में पर्ण मध्योतक जो होता है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, और ये पर्ण मध्योतक जो होता है वो मुख्यतः मृदुत्तक का बना होता है, या ये जो पर्ण मध्योतक होता है ये मृदुत्तकीय होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो मृदुत्तक जो होता है प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण भी करेगा, विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण। ठीक है भाई। इसके साथ साथ ये स्त्रवण में भी भाग लेता है। पौधे से कई प्रकार के स्त्रवण होते हैं। याद रखो पौधे में भी ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है। ऐसा नहीं है कि केवल जंतुओं में ही ग्रंथियां होती है, पौधे में भी ग्रंथियां होती है। जैसे रेजिन ग्लैंड है, जैसे म्यूकस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स होती है, पादपों में भी होती है। और पादपों में ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये जो स्त्रवण का कार्य होता है, ये स्त्रवण का कार्य मुख्यतः मृदुत्तक के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ यहां पर एक विशेष प्रकार की कोशिका आती है जिसको हम बोलते हैं विचित्र कोशिका, ईडियोब्लास्ट। और ये जो ईडियोब्लास्ट होती है, ये ईडियोब्लास्ट जो होती है ये कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करती है, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज भी करती है।
जैसे अगर हम देखें तो इन इडियोब्लास्ट में तेल हो सकता है, टैनिन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। ये क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के भी हो सकते हैं। तो इडियोब्लास्ट कोशिका जो होती है सामान्यतः व्यर्थ पदार्थों का संग्रहण करती है। इस पूरे के पूरे मृदुत्तक में जो बात याद रखने वाली है, पहली बात कि मृदुत्तक जो होता है इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरी बात कि ये जो मृदुत्तक होता है इसमें या तो अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते, और अगर अंतरकोशिकीय अवकाश हैं तो वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है भाई। और तीसरी बात अगर हम देखें तो ये विभिन्न पादप अंगों का मुख्य भाग बनाता है। पादप अंग कोई सा भी हो, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पुष्प हो, पत्ती हो, इन सब का मुख्य भाग जो होता है वो मृदुत्तक के बना होता है, मृदुत्तक से बना होता है। ठीक है। कार्यों में याद रखना, स्टोरेज, सिंथेसिस, सिक्रीशन, 3S फंक्शन। पहला स्टोरेज, दूसरा सिंथेसिस और तीसरा स्त्रवण। अब इसके बाद ये जो मृदुत्तक होते हैं कई प्रकार के रूपांतरण दर्शाते हैं। पौधे में अलग अलग पौधों में ये कई अलग अलग प्रकार के रूपांतरण दर्शाते हैं, और सबसे पहला रूपांतरण जो आता है उसको बोलते हैं हम प्रोजेनकाइमा, क्षण मृदुत्तक। नाम देखो आप, क्षण मृदुत्तक, क्षण के समान होता है। ये जो होते हैं लंबी दीर्घ कोशिकाएं होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है। प्रोजेनकाइमा जो होता है, प्रोजेनकाइमा की भित्ति, प्रोजेनकाइमा में जो मृदुत्तकीय कोशिकाएं होती है इनकी जो भित्ति होती है ये भित्ति सामान्यतया मोटी होती है। आपकी एनसीईआरटी में जो अपने 11th की एनसीईआरटी है, उस 11th की एनसीईआरटी में जहां पर रूट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, रूट की आंतरिक संरचना दी गई है, वहां पर एक लाइन दी हुई है कि मूल परिरंभ एक या कुछ परत मोटी मृदुत्तक कोशिकाओं से बनी होती है, या मोटी भित्ति युक्त मृदुत्तक कोशिकाओं से बनी होती है। मूल परिरंभ एक या कुछ परत मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से बना होता है, और वो जो मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं वो प्रोजेनकाइमा। तो वहां पर प्रोजेनकाइमा की बात हो रही है। तो ये रूट पेरिसाइकल में उपस्थित होगा, मूल के परिरंभ में उपस्थित होगा। ठीक है भाई। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एरनकाइमा, वायुतक। आप नाम देखो भाई, मैंने कल भी आपको बोला, फिर बोल रहा हूं, प्लांट एनाटोमी में हिंदी में नाम जो है उसी में परिभाषा दी हुई है। वायुतक, एक ऐसा ऊतक जिसमें वायु कोश हो, जिसमें वायु हो। तो ये जो वायुतक होते हैं इनकी कोशिकाओं में वृहत अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं या वायु कोश पाए जाते हैं। ये अलग अलग कोशिकाएं, और ये अंतरकोशिकीय अवकाश या एयर चेंबर। और इन एयर चेंबर में एयर होती है। ठीक है भाई। और ये एयर क्या करेगी, ये जलीय पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करेगा। याद रखो, वायु तक जो होता है ये जलीय पादपों में पाया जाता है, और ये जलोद पादपों को, जलोद्भिद पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। ठीक है। ये कॉर्टेक्स क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखना, इनमें वृहत अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं जिनमें वायु उपस्थित होती है, और इसी कारण से इनको एयर चेंबर या वायु कक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। जलीय पादपों में उत्प्लावकता प्रदान करेंगे, अर्थात ये जलीय पादपों को या पादप अंगों को डूबने नहीं देंगे। इसके बाद तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं ताराकार मृदुत्तक या स्टिलेट पैरेन्काइमा। और ये जो ताराकार मृदुत्तक या स्टिलेट पैरेन्काइमा होता है ये तारे की आकृति का होता है, स्टार शेप्ड होता है, बहुभुजीय होता है, और ये केले के पर्णाधार में पाया जाता है। केले में अगर हम देखें तो जो हमें केले का पौधा दिखाई देता है, केले का जो तना हमें दिखाई देता है, या तने समान संरचना जो हमें दिखाई देती है, वो वास्तव में तना नहीं है, वो तो वास्तव में पर्णाधार है, लीफ बेस है। और इसी लीफ बेस को कभी कभी शूडोस्टेम भी कहा जाता है। याद रखना, बनाना का जो मेन स्टेम होता है, बनाना का जो मुख्य तना होता है, यह भूमिगत होता है, और बनाना के मुख्य तने को प्रकंद या राइजोम कहते हैं।
यहां हम जो बात कर रहे हैं वो पर्णाधार की बात कर रहे हैं, जो बाहर से आपको हरे रंग का मोटा सा दिखाई देता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। और उसको दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है ताराकार मृदुतक या स्टिलेट पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके बाद आता है हरित ऊतक या हरित मृदुतक। नाम देखो, हरित ऊतक अर्थात एक ऐसा ऊतक जिसमें हरित लवक उपस्थित है, एक ऐसा ऊतक जिसमें पर्णहरित उपस्थित है। तो हरित लवक युक्त जो ऊतक होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और ये जो क्लोरेन्काइमा होता है इसमें हरित लवक है, और हरित लवक होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और मुख्यतः ये पर्ण मध्योतक में पाया जाता है। जो पर्ण मध्योतक होता है, पर्ण मध्योतक क्लोरेन्काइमा से बना होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कभी कभी जो हरे स्तंभ होते हैं, जो यंग स्टेम होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होगा प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद अगला आता है जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा मृदुतक या म्यूसिलेज पैरेन्काइमा, और ये सकुलेंट जीरोफाइट्स में पाया जाता है। जो मांसल मरुद्भिद पादप होते हैं, जो मांसलोद्भिद पादप होते हैं, जैसे एलोए है, नागफनी है, कैक्टस है, तो ये जो सकुलेंट जीरोफाइट होते हैं, जो मांसल मरुद्भिद पादप होते हैं, इनमें श्लेष्मा मृदुतक पाया जाता है। और ये एक ऐसा ऊतक होता है जिसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। इस ऊतक की कोशिकाओं में जल व श्लेष्मा का संग्रहण होता है। याद रखना, सकुलेंट जीरोफाइट या मांसल मरुद्भिद पादप होते हैं, जब जल उपस्थित होता है तो उस जल को यह अवशोषित करके संग्रहण का कार्य करते हैं। और ये जो संग्रहण का कार्य होता है वो श्लेष्मा मृदुतक या म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमा में होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा पैरेन्काइमा। इसके बाद आता है कोलेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के बाद जो अगला टिश्यू आता है उसको बोलते हैं हम स्थूल कोणोत्तक कोलेन्काइमा। और कोलेन्काइमा जो होता है ये एक प्रकार का जीवित यांत्रिक ऊतक होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। याद रखना भाई, ये जो स्थूल कोणोत्तक होता है, ये स्थूल कोणोत्तक एक जीवित यांत्रिक ऊतक है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। जीवित कोशिकाओं का बना होता है, और जीवित कोशिकाओं के बने होने के साथ साथ जो ये होता है, ये पादप के यंग भागों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। इसलिए इसको हमने बोला जीवित यांत्रिक ऊतक या लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है भाई। और ये जो ऊतक होता है इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के सामान्यतया कॉर्नर्स पर, जो कोने होते हैं, वहां पर पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का जमाव होता है। याद रखना, पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज तीनों का जमाव होता है, लेकिन मुख्यतः जो जमाव होता है ये पैक्टिन का जमाव होता है, और सामान्यतः कॉर्नर्स पर होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, पेज नंबर 86 पर दिया हुआ है। और यहां पर जो ये बताया गया है, ये जो पहागे, ये कॉर्नर्स पर डिपोजिशन को बता रहा है। तो इसमें जो किनारे होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स पर पैक्टिन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज का जमा होता है, इसलिए इनके जो किनारे होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो किनारों पर इनकी भित्ति मोटी हो जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें सामान्यतया अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते। इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं इनमें सामान्यतया नहीं होते। पैरेन्काइमा में हमने देखा था कि इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सामान्यतया नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, मृदुतक में हमने देखा था कि पतली कोशिका भित्ति होती है, लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो इसमें स्थलीकृत स्थूलन पाया जाता है, लोकेलाइज्ड डिपोजिशन पाया जाता है। याद रखना, लोकेलाइज्ड डिपोजिशन या स्थलीकृत स्थूलन, कोशिका भित्ति पर स्थलीकृत स्थूलन या लोकेलाइज्ड डिपोजिशन जो होता है, ये कोलेन्काइमा का विशेष कार्य है। ये जो कोलेन्काइमा होता है, इस कोलेन्काइमा में, ये जो कोलेन्काइमा है, इस कोलेन्काइमा में रिक्तिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें हरित लवक भी होते हैं। और जब हरित लवक उपस्थित होंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा, ये भोजन स्वांगीकरण में भाग लेगा, अर्थात ये प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को भोजन की जैव रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करने का कार्य करेगा। तो ये जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण में या भोजन के स्वांगीकरण में, एसिमिलेशन ऑफ फूड में भी भाग लेगा। और क्यों लेगा?
क्योंकि इसमें हरित लवक उपस्थित है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो टिश्यू होता है, इस टिश्यू में जो कोशिकाएं होती है सामान्यतः इलोंगेटेड होती है। याद रखना, इलोंगेटेड कोशिकाएं होती है और ये इलोंगेटेड कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में, ट्रांसवर्स सेक्शन में ओवल शेप दिखाई दे सकती है, अंडाकार दिखाई दे सकती है, स्फेरिकल, राउंड शेप, लेकिन मुख्यतः ये पॉलीगोनल या बहुभुजाकार दिखाई देती है, पॉलीगोनल दिखाई देगी। ठीक है भाई, तो ये स्थूल कोणोत्तक। अब स्थूल कोणोत्तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात है कि ये स्थूल कोणोत्तक कहां पर पाया जाता है और कहां पर नहीं पाया जाता। उपस्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना। उपस्थिति की बात करें तो ये जो कॉलेनकाइमा होता है ये शाकीय वायवीय द्विबीजपत्री स्तंभ में पाया जाता है। याद रखना, शाकीय में, काष्ठीय में नहीं, द्विबीजपत्री में, एक बीजपत्री में नहीं, डाइकोट में, मोनोकोट में नहीं, तने में, मूल में नहीं। तो जो स्थूल कोणोत्तक होता है ये शाकीय द्विबीज वायवीय द्विबीजपत्री स्तंभ में अधिचर्म के ठीक नीचे या तो समांगी परत के रूप में या तो कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में या फिर छोटे छोटे पैचेस के रूप में, स्तवकों के रूप में उपस्थित होते हैं। अधिचर्म के ठीक नीचे वाली परत हाइपोडर्मिस, अधोस्त्वचा। तो जो डाइकोट स्तंभ में जो शाकीय द्विबीजपत्री तने होते हैं, इनमें जो हाइपोडर्मिस होती है, जो हाइपोडर्मिस होती है, इस हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा होता है, या द्विबीजपत्री पादप, शाकीय द्विबीजपत्री पादपों के स्तंभ के हाइपोडर्मिस जो होती है, ये हाइपोडर्मिस स्थूल कोणोत्तक से बनी होती है। और ये स्थूल कोणोत्तक या तो कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में होगा, सतत परत के रूप में पाया जाएगा, या फिर छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में पाया जाएगा। परत की फॉर्म में सूरजमुखी के तने में, जबकि छोटे छोटे पैचेस में ये कुकुरबिटा में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो होते हैं ये पर्ण के किनारों पर भी पाया जाता है। जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती के किनारों पर भी स्थूल कोणोत्तक उपस्थित होगा और ये पत्ती के किनारों को कटने से रोकेगा। इसके साथ साथ ये जो होता है ये पर्णवृंत में भी पाया जाता है, तो ये पर्णवृंत व पत्तियों के किनारों पर उपस्थित हो सकता है। तो कहां कहां हुआ? पहला वायवीय शाकीय द्विबीजपत्री स्तंभ में पाया जाएगा, दूसरा पत्तियों के किनारों पर पाया जाएगा, तीसरा पर्णवृंत में पाया जाएगा। अब कहां नहीं पाया जाता? तो अगर हम देखें तो ये काष्ठीय पादप भागों में नहीं पाया जाता। मैंने पहले ही आपको बोला कि शाकीय में पाया जाता है, काष्ठीय में नहीं पाया जाता। ठीक है भाई, तो ये काष्ठीय भागों में नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये एक बीजपत्री तने में नहीं पाया जाता। एक बीजपत्री तने में जो हाइपोडर्मिस होती है, ये हाइपोडर्मिस दृढ़ोत्तक की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। अंतर है भाई डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में कि डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की, मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक की बनी होती है। तो ये एक बीजपत्री पादपों में नहीं होता, ये मूल में अनुपस्थित होता है, जड़ों में भी नहीं पाया जाता, ये भूमिगत भागों में नहीं पाया जाता। जो भूमिगत भाग होते हैं ये भूमिगत भागों में अनुपस्थित होता है। ठीक है भाई, याद रखना ये शाकीय डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, लेकिन शाकीय मोनोकोट स्टेम में नहीं पाया जाता। अब अगर हम इसके कार्य देखें तो कार्यों की दृष्टि से जो स्थूल कोणोत्तक होता है ये यांत्रिक कार्य भी करता है और उसके साथ साथ ये जैविक कार्य भी करता है, वाइटल फंक्शन भी करता है। याद रखना ये एक ऐसा टिश्यू है जो मैकेनिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी करता है। मैकेनिकल फंक्शन भी करेगा और उसके साथ साथ ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी करेगा। तो ये एक मैकेनिकल तथा फिजियोलॉजिकल दोनों प्रकार का ऊतक है। ये जो होता है ये पौधे के विभिन्न भागों को हिलने डुलने के लिए तनन सामर्थ्य प्रदान करता है। आपने देखा होगा जो यंग स्टेम होते हैं, यंग पादप होते हैं, यंग पादपों के तने जो होते हैं हवा में लहराते रहते हैं, इस तरह से
झूलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो इन तनों को हिलने डुलने के लिए, डाइकोट की बात कर रहा हूं भाई, इनको हिलने डुलने के लिए जो तनन सामर्थ्य प्रदान करने वाली बात होती है, ये तनन सामर्थ्य कोलेनकाइमा प्रदान करता है। और ये एक प्रकार का मैकेनिकल कार्य है, यांत्रिक कार्य है। इसके साथ साथ ये जो हर्बेशियस डाइकोट स्टेम होते हैं, जो शाकीय द्विबीजपत्री तने होते हैं, पर्णवृंत होते हैं, इनको भी यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। और यह भी एक यांत्रिक कार्य है, मैकेनिकल टिश्यू है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा में जब हरितलवक उपस्थित होते हैं, कोलेनकाइमा में हरितलवक भी होता है भाई, और कोलेनकाइमा में जब हरितलवक उपस्थित होता है तो यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो कोलेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का जैविक कार्य है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो मैकेनिकल तथा फिजियोलॉजिकल दोनों प्रकार का होता है। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा हमारा स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा। अगर हम पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में डिफरेंस की बात करें तो सबसे जो मुख्य डिफरेंस है वो है कि पैरेनकाइमा में लोकेलाइज्ड डिपोजिशन नहीं पाया जाता, जबकि जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा में लोकेलाइज्ड डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है भाई, मृदुत्तक यूनिवर्सल टिश्यू होता है और कोलेनकाइमा यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। तीसरा, मृदुत्तक सामान्यतया फिजियोलॉजिकल टिश्यू है, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेगा, जबकि कोलेनकाइमा जो होता है फिजियोलॉजिकल तथा मैकेनिकल दोनों करता है। इसके साथ साथ कोलेनकाइमा में एक और चीज याद रखना कि जो कोलेनकाइमा होता है, ये कोलेनकाइमा एक प्रकार का लिविंग यांत्रिक ऊतक है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। ये यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है और साथ में ये जीवित भी है, क्योंकि इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोत्तक। और अगर हम दृढ़ोत्तक की बात करें, स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, तो ये एक मृत यांत्रिक ऊतक है। ये जो होता है ये मृत यांत्रिक ऊतक है। ये मुख्य यांत्रिक ऊतक है। यहां पर एक चीज याद रखना कि दृढ़ोत्तक स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा सरल स्थायी ऊतक है जो विशिष्ट रूप से यांत्रिक सहारा के लिए होता है। अच्छी तरह से याद रखना, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, स्क्लेरेनकाइमा का कार्य होता है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है, तो अगर हम दृढ़ोत्तक की बात करें तो दृढ़ोत्तक एक ऐसा सरल स्थायी ऊतक है जो पादप और पादप अंगों को विशिष्ट रूप से यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये मृत यांत्रिक ऊतक होता है। और मृत इसलिए माना जाता है या मृत इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता, जीव द्रव्यक अनुपस्थित होता है। इसमें प्रोटोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता, जीव द्रव्यक उपस्थित नहीं होता। इसकी जो कोशिकाएं होती है मोटी भित्ति युक्त होती है और इन मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं में लिग्निन का अत्यधिक जमाव होता है। अगर यहां पर हम देखें कि यह किस प्रकार से बनता है, ये सामान्य जीवित कोशिका, इस सामान्य जीवित कोशिका में अंदर की तरफ, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ लिग्निन का जमाव होता है। यहां पर लिग्निन जमाव होता है, लिग्निफिकेशन होता है। और जब लिग्निन का जमाव होता है तो जो जीव द्रव्य होता है ये नष्ट हो जाता है और कोशिका मृत हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर ये लिग्निन का जमाव हुआ, ये लिग्निन। ये लिग्निन है भाई सारा, ये जो बनाया ना ये सारा का सारा लिग्निन है। तो इसमें कोशिका भित्ति पर अंदर की तरफ लिग्निन का जमाव होता है और लिग्निन के अत्यधिक जमाव के कारण कोशिका जो जीव द्रव्य होता है वो नष्ट हो जाता है और कोशिका मृत हो जाती है। अगर आप इस कोशिका को देखें तो कुछ जगह ऐसी है जहां लिग्निन का जमाव नहीं हुआ, जैसे ये वाला क्षेत्र आप देखिए, ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं ये वाला क्षेत्र आप देखिए, यहां पर लिग्निन का जमाव नहीं है।
तो लिग्निफाइड सेल वॉल में, लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति में ये जो क्षेत्र बने, इन क्षेत्रों को हम बोलते हैं गर्त या पिट्स। तो जो दृढ़ोत्तक होता है, इस दृढ़ोत्तक में पिट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस प्रकार से एक जीवित कोशिका जो होती है वो एक दृढ़ोत्तक कोशिका में बदल जाती है। उसमें कोशिका भित्ति में अंदर की तरफ लिग्निन का जमाव होता है और जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये मोनोकोट में हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। मैंने कोलेनकाइमा में भी आपको बताया था कि डाइकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है, डाइकोट की जो अधोस त्वचा होती है वो कोलेनकाइमा की बनी होती है, और मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है, मोनोकोट की जो अधोस त्वचा होती है वो स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक की बनी होती है। ठीक है, तो ये दृढ़ोत्तक एक बीजपत्री पादपों की अधोस त्वचा में पाया जाएगा। गर्त का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो होता है इसका एक ही कार्य होता है और वो होता है यांत्रिक सहारा। गर्त अभी बताऊंगा बेटा। ये विभिन्न पादप और पादप अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं गर्त की। तो गर्त क्या है? लिग्नीकृत कोशिका भित्ति में ऐसे क्षेत्र जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ। जब कोशिका भित्ति पर अंदर की तरफ लिग्निन का जमाव होता है, जब सेकेंडरी सेल वॉल पर लिग्निन जमा हो रहा होता है, उस समय कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहां लिग्निन का जमाव नहीं होता, और इन्हीं क्षेत्रों को हम बोलते हैं गर्त। जैसे अगर अपन देखें कि ये मिडिल लेमेला, ये जो है ये मिडिल लेमेला, और इस मिडिल लेमेला पर ये ए कोशिका और ये बी कोशिका, और ये जो मिडिल लेमेला है इस पर अंदर की तरफ ये प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल जो होती है धीरे धीरे डिजेनरेट होती चली जाती है। याद रखना, जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये लिग्निन का जमाव, और जब ये लिग्निन का जमाव होता है या सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा होता है तो कुछ क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहां लिग्निन का जमाव नहीं होता, द्वितीयक कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव नहीं होता। ये वाला क्षेत्र जो बना, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे गर्त या पिट्स। तो सेकेंडरी सेल वॉल में ऐसे क्षेत्र जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं होता, उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं गर्त या पिट्स। ठीक है भाई, तो ये क्षेत्र, ये पिट हो गया, इसी तरह से ये संरचना भी पिट हो गई। अब ये जो पिट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल पिट और एक होता है परिवेशित या बॉर्डर्ड पिट। अगर हम सिंपल पिट की बात करें तो सिंपल पिट जो होता है इसमें पिट कैविटी और पिट अपर्चर, मतलब गर्त गुहा और गर्त द्वार जो होता है इनका व्यास समान होता है। मतलब ये पिट अंदर से बाहर तक समान होते हैं, समान साइज के होते हैं। ये मिडिल लेमेला, ये ए कोशिका, ये बी कोशिका, ये मिडिल लेमेला। इस पर यहां पर अंदर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्राइमरी सेल वॉल जैसे जैसे द्वितीयक सेल वॉल बनती चली जाती है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती चली जाती है। इसके बाद अंदर की तरफ ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये लिग्निन का जमाव, कुछ जगह ऐसे जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और इनको हमने बोला गर्त। और यहां पर अगर आप देखें तो अंदर से बाहर तक, अंदर से बाहर तक गर्त का व्यास समान है।
मतलब पिट कैविटी और पिट अपर्चर दोनों के दोनों का व्यास समान है, आकार समान है, तो इस प्रकार का गर्त कहलाएगा सरल गर्त। ये सरल गर्त स्क्लेरिड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार की स्क्लेरिन काइमेटस सेल होती है, स्क्लेरिड, उनमें सरल गर्त होते हैं। दूसरी तरफ परिवेशित, कभी कभी क्या होता है कि जो गर्त होता है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर हम यहां पर देखें, ये मिडिल लैमेला, ये ए कोशिका, ये बी कोशिका, फिर यहां पर भी प्राइमरी सेल वॉल, वो द्वितीयक सेल वॉल निर्माण के साथ साथ डिमिनिश होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, डिजेनरेट होने लगेगी, और इसके अंदर की तरफ ये लिग्निन का जमाव, इस तरह से ये बॉर्डर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये जो गर्त बना, इस गर्त को हम बोलेंगे परिवेशित या बॉर्डर्ड। ये कहलाता है पिट अपर्चर, गर्त द्वार, और ये कहलाती है पिट कैविटी, गर्त गुहा। तो यहां पर अगर आप देखें तो गर्त द्वार का आकार गर्त गुहा के आकार से बहुत कम है। जब गर्त द्वार का आकार गर्त गुहा के आकार से कम हो, पिट अपर्चर पिट कैविटी से छोटा हो, तो इस प्रकार का पिट बॉर्डर्ड पिट कहलाता है। और ये बॉर्डर्ड पिट जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म ट्रैकेइड में पाए जाते हैं। जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम होता है, जिम्नोस्पर्म का जाइलम होता है, उसमें जो ट्रैकेइड सेल होती हैं, इन ट्रैकेइड सेल में, इन वाहिनिका कोशिकाओं में सर्वाधिक बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। और अब ये जो बॉर्डर्ड पिट होते हैं, इस बॉर्डर्ड पिट में मिडिल लैमेला पर एक वाल्व के समान आकृति का निर्माण होता है जो सुबेरिन से बनी होती है, और ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं हम टोरस। ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम बोलते हैं टोरस। तो बॉर्डर्ड पिट जो होते हैं, बॉर्डर्ड पिट में टोरस पाया जाता है, और ये टोरस जो होता है जल के एक दिशीय परिवहन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। याद रखना, जाइलम जो होता है, जाइलम में जो जल और खनिज का परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, और इस एक दिशीय परिवहन को नियंत्रित करने का कार्य जो करता है वो होता है टोरस। तो ये टोरस जल के एक दिशीय परिवहन को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से ये सिंपल और परिवेशित गर्त। ठीक है भाई, याद रखना, लिग्निफाइड सेल वॉल में नॉन लिग्निफाइड एरिया, लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति में ऐसे क्षेत्र जहां लिग्निन का जमाव नहीं होता, गर्त कहलाते हैं। अब ये जो स्क्लेरेन काइमा कोशिकाएं होती है, ये दो प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं छोटी छोटी होती है जिनके सिरे नुकीले नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कटक कोशिका या स्क्लेरिड। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि लंबी होती है, जिनके सिरे नुकीले होते हैं, इनको हम बोलते हैं दृढ़ोत्तक तंतु या स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। ये स्क्लेरिड और ये स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। और दोनों के दोनों में अगर आप देखें तो अंदर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये लिग्निन है। यहां भी लिग्निन का जमाव है और यहां भी ये लिग्निन का जमाव है। ठीक है, दोनों में ही कुछ क्षेत्र आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं है। जैसे यहां सफेद क्षेत्र, ये सफेद क्षेत्र जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा अलिग्नीकृत भाग गर्त। यहां भी ये गर्त, आप देखिए बीच बीच में कुछ क्षेत्र छूटे हुए हैं, और ये क्षेत्र जो है ये गर्त। ठीक है, स्क्लेरिड की एक विशेषता होती है कि स्क्लेरिड में शाखित ब्रांच्ड पिट पाए जाते हैं। ये देखिए आप, ये ब्रांचिंग हो रही है। इसी तरह से यहां पर आप देखिए। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्लेरिड और स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर।
अब जो स्क्लेरिड होती है ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, इनमें लिग्निन का जमाव बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसी कारण से जो इनकी ल्यूमन होती है ये ल्यूमन नैरो हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, बहुत ज्यादा संकीर्ण ल्यूमन पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये इनके सिरे नुकीले नहीं होते, इनमें जो गर्त होते हैं वो सिंपल होते हैं, इनमें सिंपल पिट पाए जाते हैं। ये कई प्रकार की आकृतियों की हो सकती है, जैसे अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, लंबी चपटी हो सकती है। तो ये कई प्रकार की आकृतियों की होगी। इसमें जो मेनली आपको याद रखना है वो याद रखना है इसके उदाहरण कि कहां कहां पर ये होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिए हैं, वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं भाई। और पहला एग्जाम्पल है कि ये नट फलों की फल भित्ति में पाए जाते हैं। नट एक प्रकार के शुष्क फल होते हैं बेटा, नट जो होते हैं ना एक प्रकार के शुष्क फल होते हैं, और ये जो शुष्क फल होते हैं इनकी पूरी की पूरी फल भित्ति में ये स्क्लेरिड पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अमरूद, चीकू और नाशपाती जो होते हैं, इनका जो पल्प होता है, इनका जो खाने वाला भाग होता है, उस खाने वाले भाग में भी स्क्लेरिड बहुतायत से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो इनके पल्प में जो स्क्लेरिड पाए जाते हैं वो एक विशेष प्रकार की स्क्लेरिड्स होती है जिनको बोलते हैं ब्रैकिस्क्लेरिड्स या स्टोन सेल। स्टोन सेल ब्रैकिस्क्लेरिड स्क्लेरिड का एक प्रकार होता है। और इसी वजह से आप देखो कि जो नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है वो कणिकामय होता है, कणिकीय होता है या ग्रेन्युलर होता है, ग्रिटी होता है। और वो ग्रिटी क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्क्लेरिड पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर भी एक बात याद रखना बेटा, ध्यान रखना, यहां पर एक चीज बता रहा हूं कि इनमें भी जो फ्रूट पल्प होता है वो फ्रूट पल्प मेनली पैरेन्काइमा का बना होता है, लेकिन इस मृदुत्तकीय फ्रूट पल्प में स्क्लेरिड भी बहुतायत से पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो दलहन पादप होते हैं, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट के सीड कोट में, लेग्यूम प्लांट्स के जो सीड कोट होते हैं, जो दालें होती है अपने दालों के, जो दलहन पादप होते हैं, इन दलहन पादपों के सीड कोट में भी स्क्लेरिड बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ ये चाय की पत्ती में पाई जाती है। ये चारों एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। इसके बाद फाइबर, और फाइबर जो होते हैं लंबी नुकीली मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है। मोटी भित्ति युक्त लंबे और नुकीले संरचनाएं, नुकीली कोशिकाएं जो होती है इनको बोलते हैं हम दृढ़ोत्तक तंतु या स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। और ये जो होते हैं ये मृत कोशिकाओं से निर्मित है। ये पॉइंट आपको बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, यहां पर भी हमने दिया है। लेकिन एक चीज याद रखो, जब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो मुख्यतः मृत ही होता है। ठीक है बात, तो इसलिए ये भी मृत कोशिकाओं से, इनकी भित्ति पर भी लिग्निन का जमा होता है और उसके कारण से इनकी जो अवकाशिका होती है, ल्यूमन जो होती है, वो नैरो हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनका एक विशेष कैरेक्टर होता है कि सामान्यतया जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं ये समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये समूह में पाए जाते हैं और इनमें भी गर्त उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों के दोनों यांत्रिक ऊतक हैं, लेकिन दोनों में अंतर। कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा एक जीवित यांत्रिक ऊतक है, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये एक मृत यांत्रिक ऊतक है। ठीक है, दूसरी विशेषता कि कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा में स्थलीकृत स्थूलन होता है जो पैक्टिन सेल्लोज और हेमीसेल्लोज का होता है, लिग्निन नहीं होता। यहां पर जो कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है, ये जो दृढ़ोत्तक होते हैं, दृढ़ोत्तक की कोशिका भित्ति में लिग्निन का अत्यधिक जमाव पाया जाता है। तीसरा, कोलेनकाइमा में जीव द्रव्य पाया जाता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो होता है उसमें जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता। तो ये हमारा पूरा का पूरा सरल स्थायी ऊतक, तीन प्रकार के हमने सरल स्थायी ऊतक लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सरल स्थायी ऊतक के बाद हम आते हैं पादप रेशों पर, प्लांट फाइबर्स पर। और अगर हम प्लांट फाइबर्स की बात करें तो प्लांट फाइबर्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला सतही रेशे, सरफेस फाइबर, दूसरा बास्ट फाइबर, बास्ट रेशे या अतिरिक्त जाइलम फाइबर, और तीसरा होता है जाइलम फाइबर या जाइलरी फाइबर। ये जो सतही रेशे होते हैं, ये सतही रेशे
या तो बीज चोल से प्राप्त होंगे या फल भित्ति से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा कपास, और कपास की अगर हम बात करें तो ये गॉसिपियम के बीज की बाहरी बीज चोल की अतिवृद्धि होता है या अधिचर्मीय अतिवृद्धि होता है। याद रखना, जो कपास होता है, कॉटन होता है, कॉटन जानते हो क्या होता है? रुई। तो जो रुई होती है या कॉटन होता है या कपास होता है, ये कपास गॉसिपियम साइंटिफिक नेम है भाई, कपास का जीनस है ये। तो ये जो गॉसिपियम होता है, इस गॉसिपियम के बाहरी बीज चोल से प्राप्त होता है, टेस्टा से प्राप्त होता है। और ये जो कपास होता है ये सेल्यूलोजिक फाइबर होता है, मतलब ये मुख्यतया सेल्यूलोज से बना होता है और ये नॉन लिग्निफाइड होता है, इसमें लिग्निन का जमाव नहीं होता। याद रखना भाई, कपास जो है, कपास में लिग्निन का जमाव नहीं होता, ये नॉन लिग्निफाइड फाइबर है। और नॉन लिग्निफाइड होने के कारण, लिग्निन का जमाव नहीं होने के कारण कपास जो होता है इसे वास्तविक रेशा नहीं माना जाता। याद रखना, ये इसे ट्रू फाइबर नहीं मानते हैं। और ट्रू फाइबर क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव नहीं है, तो ये नॉट अ ट्रू फाइबर। ठीक है भाई, लेकिन याद रखना कपास सर्वाधिक आर्थिक महत्व का रेशा है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट फाइबर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर कॉटन होता है। इसके बाद दूसरा सरफेस फाइबर आता है जिसको हम बोलते हैं नारियल का रेशा या कोयर। और ये जो नारियल का रेशा होता है ये, या जो नारियल की जटा होती है, कोयर होता है, ये नारियल की मध्य फल भित्ति से प्राप्त होता है, मीजोकार्प से प्राप्त होता है। ये मीजोकार्प से प्राप्त होता है। नारियल देखा है भाई, सबसे ऊपर हरा आवरण होता है, ये होती है इसकी एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति। जब आप इसको हटाओगे अंदर से रेशे निकलेंगे, और ये रेशे जो होते हैं ये होते हैं मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प। अच्छी तरह से याद रखना, नारियल जो होता है, नारियल के रेशे जो होते हैं वो नारियल के मध्य फल भित्ति से प्राप्त होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रहे। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है जिसको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर, बास्ट रेशे, एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर। और ये जो होते हैं ये व्यापारिक महत्व के रेशे होते हैं। याद रखना, ये जो बास्ट फाइबर है ये लिग्नीकृत फाइबर होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, और इसी कारण से ये वास्तविक रेशे हैं। इनकी निटिंग पॉसिबल है, इनकी बुनाई संभव है, इनसे कपड़े बना सकते हैं या इनसे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है। और इसी कारण से इन्हें कमर्शियल फाइबर भी कहा जाता है या फाइबर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो जूट है, सनहेम्प है, पटसन है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम देखें तो जो हेम्प और फ्लैक्स है, हेम्प और फ्लैक्स, फ्लैक्स बोलते हैं अलसी को, ऑयल सीड क्रॉप है भाई ये। तो जो हेम्प और फ्लैक्स है, इनसे इनका जो पेरिसाइकिल होता है, जो परिरंभ होता है, इस परिरंभ से बास्ट फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो याद रखना, जो बास्ट फाइबर होते हैं वो फ्लोएम और परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा होता है जाइलरी फाइबर, जाइलम से प्राप्त होते हैं और इनमें अत्यधिक लिग्निन जमाव होता है। इनमें लिग्निन का बहुत ज्यादा जमाव होता है, और अत्यधिक लिग्निन जमाव होने के कारण, अत्यधिक लिग्निन जमाव होने के कारण इनकी बुनाई संभव नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल आता है हमारा मूंज, सेकेरम मूंजा, मोनोकोट प्लांट होता है बेटा, सेकेरम मूंजा ग्रेमिनी फैमिली का प्लांट है, और ये जो होता है इससे मूंज प्राप्त की जाती है। ठीक है।